नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि अग्नि 6 मिसाइल को लेकर आ रही है। एक बड़ा खुलासा दोस्तों अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से किया गया है। अमेरिका की थिंक टैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि भारत की जो अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है, उसे भारत अब तैनात करने की योजना बना रहा है, जो कि भारत के परमाणु शस्त्रागार में काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार होगा और ये मिसाइल 2027 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगी। अग्नि 6 के बारे में वो यही नहीं रुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसका डिज़ाइन भी काफ़ी खास है और ये MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और मार्व यानी कि मैनोरेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में होगी, जो कि 10 परमाणु या फिर थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। और इसके अलावा ये दुश्मनों की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भरमाने के लिए यानी कि उन्हें भ्रमित करने के लिए डिकॉय और चैफ को भी डिप्लॉय कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 70 टन तक के ग्रॉस वेट के साथ कंपोजिट मटेरियल से बना 4 यानी कि 4 स्टेज रॉकेट सैन्य सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च किया जा सकता है। और ऐसे में भारत के पास एक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जिसे कि FOBS क्षमता कहते हैं वो आ जाएगी। हालांकि इस तरीके की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के आने से भारत की वैश्विक मारक क्षमता तो मजबूत होगी, लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो वेस्टर्न देश हैं वो भारत से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि भारत अग्नि 6 की रेंज 9000 किलोमीटर तक घोषित करे, खास करके पश्चिमी मीडिया को देखकर, जो कि गलत तरीके की जानकारी आगे फैलाती हैं। इसीलिए भारत इस सुपर हैवी वॉरहेड के साथ परीक्षण करते समय 9000 किलोमीटर तक की इसकी जो रेंज है उसे घोषित करने पर विचार कर सकता है। हालांकि दोस्तों इससे पहले DRDO ने पहले दावा किया था कि अग्नि 6 नाम की उनकी कोई परियोजना नहीं है, लेकिन विदेशों में और भारत में कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये प्रोग्राम चल रहा है, जिस पर काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इसलिए भारत इसे गुप्त रखना चाहता है। तो ये टेंशन दोस्तों न केवल चाइना और पाकिस्तान के लिए बल्कि उन देशों के लिए भी होगी जो कि भारत पर बुरी नज़र रखते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख ने बड़ी घोषणाएं की हैं। बता दें कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि अस्त्र मार्क 1 को शामिल किया जाएगा, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 विकसित किए जा रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स उनके लिए प्रतिबद्ध भी है। इसके अलावा LCA मार्क 1A की डिलीवरी भी जल्द होगी और 200 से अधिक LCA मार्क 1 और मार्क 1A को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स LCA मार्क 2 और AMCA के लिए प्रतिबद्ध भी है। वर्तमान में इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना दोनों प्रकार के 4 से 6 स्क्वाड्रन शामिल करने की योजना बना रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत अपनी SAM रेजिमेंट को बढ़ा रहा है, जिसमें कि अधिक संख्या में MR-SAM और आकाश सिस्टम्स को शामिल किया जाएगा। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स अब कई प्रकार के हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को भी शामिल करने की प्रक्रिया में है। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि तेजस मार्क 2 जो कि अगले 7 सालों के अंदर तैयार हो जाएगा, वो भले ही डसॉल्ट राफेल से बेहतर ना हो, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये स्वदेशी होगा और इसमें वो अपने हिसाब से हथियार लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है कि एक बार फिर से एरो इंडिया 2025 में अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हिस्सा लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब 3368 पिस्टल ऑटो 9mm1A खरीदने की योजना बना रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल 7.62mm बॉल A7 मार्क 2 गोला बारूद यानी कि एमुनिशन की 4.47 लाख यूनिटें खरीदेगा। और SSB आप सब जानते हैं कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में अब सेना जल्द ही आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो एन्क्रिप्टेड हैंडसेट हैं उन्हें क्रैक कर देगी। यही नहीं, उन्होंने बताया कि अल्ट्रा कम्युनिकेशन इस वक्त आतंकवादी समूहों को काफ़ी गोपनीयता प्रदान कर रहा है और अल्ट्रा कम्युनिकेशन में इंक्रिप्शन की अलग अलग लेयर्स होती हैं और वर्तमान में ये उन आतंकियों को एक सीक्रेसी दे रहा है। लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस बात को पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि जल्द ही हम उनके इस इंक्रिप्शन को क्रैक करने में सक्षम होंगे और आतंकियों के इस इकोसिस्टम को भी तोड़ेंगे। जेन टेक्नोलॉजीज जो कि अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए जानी जाती है और दोस्तों अब उन्होंने अपने कुछ नए हथियारों को तैयार किया है। बता दें कि उन्होंने कुछ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को विकसित किया है जो कि उभरते हुए खतरों को देखते हुए तैयार की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने परशु, फाइनिश, शरूर और दुर्गम तैयार किए हैं। परशु की बात की जाए तो ये एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है 7.62 × 51 mm के लिए
और परशु एक मल्टी प्लेटफॉर्म रिमोट कंट्रोल हथियार सिस्टम है जो कि अपनी एडवांस थर्मल इमेजिंग और एंटी ड्रोन क्षमताओं के साथ अलग है। ये अलग अलग कैलिबरों में आसानी से इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल वाहनों और जहाज़ों पर किया जा सकता है और ये दुश्मनों के यूएवी को आसानी से इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैनिश है वो बख्तरबंद वाहनों की मारक क्षमता बढ़ाएगा। T-72 और T-90 जैसे टैंकों में इसे इंटीग्रेट किया जाएगा और ये हमारे बख्तरबंद वाहनों को एक नए स्तर पर ले जाएगा। ये एक गेम चेंजिंग वेपन स्टेशन है। शरूर दोस्तों भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा। नौसेना का ये जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है वो 12.7 × 99 HMG के साथ है। ये प्रणाली 2 किलोमीटर दूर तक सतह और हवाई खतरों को आसानी से इंगेज कर सकती है। इसके अलावा आर्टिलरी रग्ड कैमरा दुर्गम भी उन्होंने तैयार किया है और ये एक सैन्य ग्रेड का कैमरा है जो हर मौसम में निगरानी प्रणाली प्रदान करेगा और इसे कठोर वातावरण का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह हमारे सैनिकों की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि इस वक्त LAC पर जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाइना लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर डेवलप कर रहा है, इसलिए उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया है। So as far as Eastern Ladakh is concerned, the situation remains practically same as it has been for last 1 year plus, except that we see the development of infrastructure on the other side has been fairly rapid. We are trying to match up with that. We are also upgrading our airfields. There are new airfields which are coming up in area like Neoma and all that. So that is being progressed and at a fast pace. We are also beefing up the capacities of the airfields which are already existing. बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, DRDO अब एक सबमरीन लॉन्च वेरिएंट तैयार कर रहा है नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का, जो कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार हो रही है और ये पुरानी एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइलों की जगह लेगी जो कि वर्तमान में कलवरी क्लास की सबमरीन्स में इंटीग्रेटेड हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए ये जो नई मिसाइल होगी उसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी और इसे हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड से इक्विप किया जा सकता है और ये दुश्मनों के जो बड़े जहाज हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। साथ ही इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है टॉर्पीडो ट्यूब के साथ, जिससे कि ये पनडुब्बी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाएगी और पनडुब्बी पानी से बाहर आए बिना दुश्मनों के जहाजों को खत्म कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को T-90 टैंक के लिए थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी मॉड्यूल के विकास के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन श्रेणी के अंतर्गत SIDM चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इजराइल और ईरान को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ईरान की जंग होती है तो क्या होता है। इसके बारे में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमें भेजी है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली ने। इजराइल जो है बहुत मजबूत है कन्वेंशनल वॉरफेयर में ईरान के बनिस्बत, बट ईरान के पास सस्पेक्टेडली न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जब वो टुवर्ड्स द वॉल पुश हो जाएगा उसकी संभावना है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएगा या उसकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करेगा। ईरान ने अभी कल ही स्टेटमेंट दी है कि मैं नॉन कन्वेंशनल वेपन्स यूज करूंगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है अगर मजबूरी पड़े तो ईरान जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी यूज कर सकता है। तो उसके पास कैपेबिलिटी है डिलीवरी की मिसाइल्स के साथ, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल ही नहीं और भी आसपास के बेसिस जो यूएसए के हैं उनको जो है हिट कर सकती है विद बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस करके यहाँ पे जो है वो पैरिटी सी नजर आ रही है। दूसरा, कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट करेगी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ईरान के जो है टर्की के साथ भी, हालांकि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, बहुत नजदीकी संबंध हैं। मोस्ट ऑफ द कामाकाजी ड्रोन्स जो बन रही हैं टर्की के अंदर वो ईरान के अंदर आ रही हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर 7 को भी जो ड्रोन्स यूज की गई थी वो यही कामाकाजी ड्रोन्स थी जो कि टर्की में मैन्युफैक्चर की जाती हैं और ये सस्पेक्टेड है कि ईरान के थ्रू वहां पे हमास के पास वो जो है वो पहुंची थी। इस करके जो है ड्रोन वॉरफेयर के अंदर ईरान को बहुत सारी सप्लाईज फ्रॉम चाइना, फ्रॉम टर्की, फ्रॉम नॉर्थ कोरिया और उस तरह की कंट्रीज से जो है वो मिल सकती हैं जो यूएसए और इजराइल के अपोज्ड हैं। फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।